कि भाजपा जब राज करेगी सारे कर्जे माफ़ करेगी, भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ़। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का लगभग अभी तक 16 लाख करोड़ कर्जा उनका राजेंद्र भारती जी के साथ में जो हुआ है वो सारे के सारे तार राज्यसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर आप हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या कई राज्यों में उन्होंने एक एक करके कांग्रेस की सरकारें गिराई। मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, गोवा मणिपुर की मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल चल रही है। बात शुरू हुई थी विजयपुर से। पहले मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ एक न्यायालय से आदेश आता है और सीधा सीधा एक फरमान जारी होता है कि जैसे कोई प्रतिस्पर्धा हो और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसके चलते रामनिवास रावत विधायक होंगे, ऐसा न्यायालय का आदेश आता है। उसके बाद में तुरंत एक 25 साल पुराने मामले में राजेंद्र भारती जो दतिया से विधायक हैं उनको 3 साल की सजा हो जाती है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी मौजूद हैं। कुशवाहा जी, विजयपुर आपके सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लगा हुआ है। सारी दुनिया ने अभी देखा कि एक फैसला आता है जिसमें उनको अयोग्य करार दे दिया जाता है और हाईकोर्ट का फैसला आता है कि रामनिवास रावत उसमें विधायक होंगे। इस कोर्ट के इस फैसले को आप किस प्रकार देखते हैं? ये आप हम सबको मालूम है अभी मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा के चुनाव होने हैं। राज्यसभा के चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को कैसे कम किया जाए, क्योंकि राज्यसभा में एक एक सीट की बहुत कीमत है। जैसा कि हमारी पार्टी ये निर्मला सप्रे हैं जो बीना से विधायक हैं, हमारी पार्टी को छोड़ी हुए उनको 2 साल हो गए और 2 साल के बाद आज तक विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने उनके खिलाफ अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि हमारे नेता CLP लीडर उमंग श्रृंगार जी ने कई बार विधानसभा अध्यक्ष जी को बताया, उसके बाद भी अभी तक उनको अयोग्य घोषित नहीं किया। इधर भाई मुकेश मल्होत्रा जी जो जनता के द्वारा चुने गए हैं और जनता के द्वारा चुने जाने के बाद ऐसा कोई बड़ा उनके पास आरोप नहीं था, केवल राज्यसभा चुनाव का मामला है, इसलिए उनके खिलाफ जो फैसला आया वो राज्यसभा के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए। इसी तरह से अभी जो राजेंद्र भारती जी के साथ में जो हुआ है वो सारे के सारे तार राज्यसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर आप हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या कई राज्यों में उन्होंने एक एक करके कांग्रेस की सरकारें गिराई। मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, गोवा मणिपुर की सरकार गिराई, आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान की सरकार भी वो गिराना चाह रहे थे। कहाँ उन्होंने क्या नहीं किया। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता के ऐसे लोभी हैं, ऐसे लालची हैं। उन्होंने एक बार ये नारा लगाया था कि हम देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए वो क्या उपयोग कर रहे हैं, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हों, और चाहे इसको लेकर के वो तमाम सारी मीडिया का सहारा लेकर के, पैसे का सहारा लेकर के, गुंडागर्दी दादागिरी का सहारा लेकर के, और वो अनलीगल तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को फंसा कर ED CBI और ED का भय दिखा करके वो एक एक करके वो इस तरह का नाटक रच रहे हैं। लेकिन अब आज उनको ये पता चल गया और उनका ये मन मान चुका है। जिन हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को जो कभी कभी पप्पू कहते थे, आज अकेले राहुल गांधी के सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी, आप लोग देखते होंगे जब हाउस चलता है तो उस समय पर अकेले राहुल गांधी का जवाब ये लोग नहीं दे पाते हैं और सारे के सारे लोग खड़े होकर के इस तरह का एक माहौल पैदा करते हैं कि राहुल गांधी बोल नहीं पाए, माइक को बंद कर देते हैं, विधानसभा लोकसभा स्थगित कर देते हैं। इस तरह के नाटक और नौटंकी पूरे देश में चल रही है। सर, एक चीज़ और देखने को मिली, आप स्वयं अधिवक्ता भी हैं, कि विधानसभा सचिवालय में जो प्रमुख सचिव थे विधानसभा के, उन्होंने रात को ही विधानसभा खोली। आपके जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष और तमाम सारे जो नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी वहाँ पहुँचे थे उनके साथ में। तो इन सब चीज़ों को आप किस प्रकार देखते हैं? देखो, मैंने अभी कहा था कि इस देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सब पे भारतीय जनता पार्टी का होल्ड है। कोई भी संवैधानिक संस्था स्वतंत्र नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं वो उनको करना पड़ता है, उन्हें अपनी नौकरी करनी है। वो रात के 12 बजे कहेंगे तो रात के 12 बजे खोलेंगे, 2 बजे कहेंगे तो 2 बजे खोलेंगे। ये पूरी तरह से सारी संवैधानिक संस्थाएं पे उनका बुरी तरह से कब्जा है और इस कब्जे के पीछे CID, CBI और ED और तमाम सारे हथकंडे हैं और उनके द्वारा इस तरह का ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस देश का लोकतंत्र खत्म होता है
ये मान के चलो, ये स्वाभाविक है, वह देश अपने आप खत्म हो जाएगा। ये लोकतंत्र को नहीं बल्कि देश को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश को आप लोगों को मालूम है पूरे प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर में जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, वो सारे सरकारी संस्थाएं एक एक करके और वो अपने बड़े चहेते उद्योगपतियों को दे रहे हैं। हमारा देश का किसान कितना परेशान है, आज तक उसका एक पैसा माफ़ नहीं किया। जबकि एक आज से कम 50 साल से ये नारा लगा रहे हैं कि भाजपा जब राज करेगी सारे कर्जे माफ़ करेगी, भाजपा का कहना साफ पर किसान का कर्जा माफ़। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का लगभग अभी तक 16 लाख करोड़ कर्ज उनका माफ़ कर दिया। तो ये क्या है सर? ये युद्ध के जो हालात बन रहे हैं, उसके बाद में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी सबलगढ़ की मैं बात करूं तो वहाँ सिलेंडर के लिए बड़ी मारामारी देखी जा रही है। लोगों की लंबी लंबी कतारें सिलेंडर की लगी हुई हैं। तो क्या आप मानते हैं कि आपकी विधानसभा में कालाबाजारी चल रही है और मौजूदा विधायक हैं वो काम नहीं कर पा रही हैं? देखो, ये जो कालाबाजारी है ये तो सबको दिख रही है। जो सिलेंडर 1000 रुपये का मिलता है वो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये भी नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे देश का किसान वो भी झेल लेगा। हम लोग सब कुछ झेलने को तैयार हैं। लेकिन युद्ध को लेकर के जो षड्यंत्र इजराइल और ट्रंप ने जो रचा है वो इस देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। युद्ध की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसे कोई हालात नहीं थे। ईरान ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि जिससे इस तरह से ये युद्ध थोपा जाए। और ये युद्ध जो हुआ है, निश्चित तौर पर ये युद्ध एप्स्टीन फाइल को लेकर के ये अपने काले कारनामे कुकर्मों को छिपाने के लिए इजराइल के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये जानबूझकर जनता का ध्यान एप्स्टीन फाइल से भटकाने के लिए ये युद्ध थोपा है। अब इस युद्ध में खुद अमेरिका और इजराइल दोनों फंस चुके हैं। निश्चित तौर पर ईरान हमारा बहुत पुराना दोस्त रहा है। जब अमेरिका ने हमारे खिलाफ 7वां भेड़ा भेजा था तभी हमारे साथ रहा। ईरान जब भी हमारे देश को जो ज़रूरत पड़ती है वो ईरान हमेशा हमें मदद करता है। ईरान हमें फ्री में तेल देता है 60 साल के लिए, एक पैसा 60 दिन के लिए एक पैसा नहीं लेता। 60 दिन में पूरा तेल बेच करके और उससे जो मुनाफा होता है उस मुनाफे को 60 दिन बाद हमारा भारत भारतीय मुद्रा में, वो भी पैसे नहीं, उनको जो ज़रूरत है भारत से जिन चीज़ों का वो निर्यात आयात करना चाहता है वो हम वस्तुएं उनको उतने पैसे में देते हैं। अब इससे अच्छा दोस्त और दूसरे देशों की तुलना में 13% कम रेट पर वो हमें तेल देता है, जिसने हमेशा हमें साथ दिया। और रूस हमारा मित्र दोस्त देश रहा है। जब जब भी भारत के ऊपर हमें संकट आया हो, चाहे 1962 का चीन का युद्ध हो, चाहे 65 और 71 का आपका पाकिस्तान का युद्ध रहा हो, दोनों देशों ने हमारी मदद की है। और इजराइल हमेशा हमारे खिलाफ रहा है। अब ऐसी कौन सी बात हो गई जिसे लेकर के ये नरेंद्र मोदी, इतनी बड़ी घटना हुई, 160 बच्चियों का उनकी बम के द्वारा हत्या कर दी गई, पूरी दुनिया के देशों ने इसका विरोध किया और उसका संवेदनाएं व्यक्त की थी और उसको कहा कि इजराइल ने ये बहुत गलत किया है। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री आज तक इतनी निर्मम जो हत्या हुई है बच्चियों की, 160 बच्चियों की, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। जिस देश हमारे साथ जो हमेशा खड़ा रहा है, तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भारत की हैसियत अब वो नहीं रही जो पहले थी। क्योंकि एक 95 लाख की आबादी वाला, पूरी 1 करोड़ की आबादी भी नहीं है इजराइल। और हमारे देश का प्रधानमंत्री इजराइल में जाकर के डांस करता है और नचता है और वहाँ जाके कहता है कि इजराइल इज़ द फादरलैंड और इंडिया इज़ द मदरलैंड। जिस इंडिया की आबादी 142 करोड़ है और इजराइल की केवल 1 करोड़ है, और 1 करोड़ वाली आबादी वाला देश हमारा खसम है और हम उसकी लुगाई हैं। ये भारत की जो छवि धूमिल की है, मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी को माफ़ नहीं करना चाहिए और निश्चित तौर पर देश की जनता नरेंद्र मोदी को माफ़ नहीं करेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ। और नरेंद्र मोदी ने जो देश के साथ किया है कभी माफ़ योग्य नहीं है। मेरा अंतिम सवाल, कल जिस प्रकार ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि से ग्वालियर चंबल अंचल में फसलें बिल्कुल तबाह हो गई हैं, 80% तक आंकलन आया है सामने निकल के वीडियो में। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी सबलगढ़ में किस प्रकार की स्थिति है? क्योंकि वहाँ पर विधायक सांसद कोई भी न तो किसी ने फसल के इस प्रकार की बात की है। देखो, मेरा ये पूरा मानना है, मध्य प्रदेश को इतना कर्जे में ढकेल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जब यहाँ दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उस समय पर मध्य प्रदेश पर ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 करोड़ का कर्ज था। 65 साल राज करने के बाद केवल 40,000 करोड़ कर्ज था। और 65 साल को दिग्विजय सिंह के समय 2003 तक, और 2003 के बाद आज
लगभग मध्य प्रदेश पर 4 लाख करोड़ के आसपास कर्ज है। 40,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ का जो कर्ज हो गया है, जो फ्री में जो रेवड़ियां बांट रहे हैं उनसे लेकर के, और सरकार की गलत नीतियों के कारण इतना कर्ज में डूब चुका है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे पहले भी कई बार ओलावृष्टि हुई है, पाले से फसलें नुकसान हुई हैं, तमाम सारे प्राकृतिक आपदाएं आई, कई बार किसान बर्बाद हुआ, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश के किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। और ये किसान मान करके भी बैठा है कि हमें कोई मुआवजा मिलने वाला, जब अभी तक नहीं मिला तो ये नहीं मिलेगा। मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को ये कहना चाहता हूं कि जो किसान इस देश का अन्नदाता है, जिसकी दम पर पूरा देश खड़ा है, अगर किसान जिस दिन अपना काम करना बंद कर देगा, इस देश के कारखानों से धुआं निकलना बंद हो जाएगा, पूरे देश की दुकानों में शटर पड़ जाएंगी, लोग भूखे मरने लगेंगे। इस देश के अन्नदाता के साथ अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी को आगे आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार को उनको मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये भारत का संविधान कहता है, हमारे कानून में भी ये है कि जितनी भी आपदाएं आती हैं उसमें सरकार को बढ़ चढ़ करके साथ करना चाहिए। भी है कि कृषि मंत्री जो उसी जिले से आते हैं और उनके जिले में अगर किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो ये भी खड़ा होता है। तो विपक्ष किस तरीके से खड़ा है किसानों के साथ? जो आज रात की ही घटना है, कल रात में ये ओले पड़े थे, और इसको लेकर के मेरी जीतू पटवारी जी से भी बात हुई, हमारे नेताओं से भी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा है कि सब लोग जाकर के अपने अपने कलेक्टरों से बात करें और उनसे मिलें कि किसानों का सर्वे कराया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। और यहाँ तक कृषि मंत्री की बात है, चाहे वो केंद्र का कृषि मंत्री हो चाहे राज्य का कृषि मंत्री हो, इन्हें तो केवल अपने काम धंधे से मतलब है, बाकी जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। निश्चित तौर पर अगर ये हमारे जिले के हैं और हमारे प्रदेश का एक केंद्रीय मंत्री है तो उनको मध्य प्रदेश के किसानों के आपत्ति के समय पर उनके आंसू पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा, जिन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम सारे जो नेता हैं उन पर तीखी आलोचना की है और भारत की जो गिरती अर्थव्यवस्था है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ सत्येंद्र सिंह, KLR से विशेष रिपोर्ट।